वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तमिल हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है द डोर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुढ़ा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एडवोकेट रत्नम अपनी बेटी मित्रा को लगातार कॉल्स करते रहता है, लेकिन शायद मित्रा अपने काम में बिजी होकर अपने फादर का फोन पिक नहीं कर पाती। रत्नम को देखकर ऐसा लगता है कि रत्नम मित्रा से कुछ बताना चाहता है, लेकिन मित्रा अपने फादर से बात ही नहीं करती। रात होने के बाद जब मित्रा का फादर वापस अपने घर पर जा रहा होता है बाइक के जरिए से, तो रास्ते के दरमियान में कुछ बारिश की बूंदें इसके ऊपर ही गिरने लगती है। थोड़ी देर के बाद ये बंदा नीचे गिर जाता है और उसी तरह इसकी बॉडी अचानक से फ्रीज होने लगती है। मौत हो जाती है उसकी। मित्रा का फादर मरने के बाद मित्रा वापस अपने होम टाउन पर आती है और उसी तरह मित्रा यही सोचकर दुखी होने लगती है कि लास्ट टाइम मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया, आखिरी बार मैं अपने पिताजी से बात ही नहीं कर पाई। एक्चुअली मित्रा अपने फादर के फ्रेंड की कंपनी में ही काम करती रहती है एज ए आर्किटेक्ट की तरह। मित्रा का वो अंकल ये ऑब्जर्व करता है कि काफी दिनों से मित्रा ऑफिस पर नहीं आई, जिसकी वजह से काफी सारा काम पेंडिंग पर है। मित्रा को हौसला देने के लिए ये बंदा फटाफट से मित्रा से मिलने के लिए जाता है। मित्रा को बहुत मोटिवेट करने लगता है कि जब भी मैं और तुम्हारे पिताजी मुलाकात करते हैं तो तुम्हारे पिताजी हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करते रहते हैं। यही कहते थे कि मेरी बेटी हर बुलंदी को छुए, प्लीज बेटा तुम फटाफट से काम पर ज्वाइन हो जाओ, तभी तो तुम्हारा मन भटकेगा ना। कितने दिन ऐसे ही बैठी रहोगी घर में। सो दूसरे दिन मित्रा काम पर ज्वाइन होने के लिए चेन्नई वापस चली जाती है। कंपनी ने मित्रा को एक गेस्ट हाउस दिया होता है। मित्रा वहाँ पर रहने के लिए आती है और एक्चुअली इस घर में ऑलरेडी मरिया नाम की एक लड़की रहती है। मित्रा इसी मरिया के साथ रूम शेयर करने लगती है। ये मरिया थोड़ी अजीब की कैरेक्टर की होती है, मित्रा से बात ही नहीं करती, ना हाय हेलो नथिंग। खैर दूसरे दिन जब मित्रा वापस अपने ऑफिस पर जाती है तो वो अंकल मित्रा को एक काम बताने लगता है। एक्चुअली इनकी कंपनी किसी जगह पर एक कंस्ट्रक्शन कर रही होती है। जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन होने वाला होता है उस जगह पर एक छोटी सी मंदिर भी होती है। पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद दोबारा ऐसी ही मंदिर बनवाने का प्लानिंग करते रहते हैं। सो उस मंदिर की जिम्मेदारी इसका बॉस मित्रा को सौंपने लगता है। सो बाद में मित्रा उस मंदिर के डिजाइनिंग का काम स्टार्ट कर देती है। उसके बाद विनायक नाम का एक कुलीग मित्रा के पास आकर कहने लगता है कि अरे मित्रा, मुझे एक जरूरी काम आ गया, मैं घर जा रहा हूँ। एक्चुअली आज मेरी एक बंदे के साथ मीटिंग है, मैं वहाँ पर जा नहीं पाऊंगा, मेरे बदले तुम चली जाओ ना मित्रा। सो मित्रा भी ओके कहकर अपना काम खत्म करके कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है किसी बंदे से मुलाकात करने के लिए। वो कॉन्ट्रैक्टर मित्रा से कहने लगता है कि मैडम इस कंस्ट्रक्शन में हमारा कुछ भी फायदा नहीं है, उल्टा लॉस हो रहा है हमारा, आप एक बार अपने बॉस से बात करके थोड़ा पैसे बढ़ाइए ना। इस तरह से जब ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं उसी वक्त एक वर्कर ऊपर से नीचे गिर जाता है। बाकी वर्कर्स फटाफट से उस वर्कर को हॉस्पिटल पर ले जाने लगते हैं। वो बंदा बहुत ही जख्मी हो चुका होता है। कॉन्ट्रैक्टर मित्रा से कहने लगता है, देखा ना मैडम, यहाँ पर ये 5वां एक्सीडेंट है, अब तक 5 लोग इस बिल्डिंग से नीचे गिर चुके हैं। पता नहीं कौन से समय पर हमने इस काम को स्टार्ट किया, अब इन सारे लोगों का मेडिकल का खर्चा मुझे ही उठाना पड़ेगा। प्लीज मैडम आप अपने बॉस से बात करके थोड़ा पैसे बढ़ाइए ना। मित्रा भी कहने लगती है ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। यह होने के बाद मित्रा किसी छोटे से बस स्टॉप पर जाकर अपनी फ्रेंड को जो रिपोर्टर होती है उसे फोन करके अपने पास बुलाने लगती है इसको पिकअप करने के लिए। एक्चुअली बहुत रात होने की वजह से उस एरिया में एक भी कैब अवेलेबल पर नहीं होती, इसलिए मित्रा अपने फ्रेंड को फोन करके अपने पास बुलाने लगती है। इसकी फ्रेंड भी कहने लगती है ठीक है, मुझे 15 मिनट का टाइम दो। उस वक्त मित्रा उस सारे एरिया में अकेली होती है। थोड़ी देर के बाद मित्रा को किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। आसपास देखने पर मित्रा को एक औरत नजर आती है जो किसी जगह पर बैठकर रोती रहती है। जब तक मित्रा अपने प्लेस से उठकर उस औरत के पास जाती उससे पहले वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी होती है। मित्रा सोचने लगती है कि कोई पागल औरत होगी। तभी उसी रास्ते से इंस्पेक्टर विक्रम गुजरते हुए मित्रा को देखकर अपने पास बुलाकर पूछने लगता है कि मैडम कौन हो आप और इतनी रात के समय यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। मित्रा अपने बारे में बताने लगती है। इसी दरमियान में मित्रा की फ्रेंड वहाँ पर आकर विक्रम को अपने बारे में बताने लगती है कि सर ये मेरी फ्रेंड है और मेरा ही इंतजार कर रही है। विक्रम इन दोनों को हल्के से वार्न करने लगता है कि आधी रात के समय अकेली लड़कियां बाहर मत घुमा करो। खैर मित्रा घर वापस आकर मरिया से बात करने की कोशिश करने लगती है, मतलब बस ऐसे ही पूछने लगती है क्या तुमने डिनर वगैरह कर लिया। लेकिन मरिया मित्रा से बात ही नहीं करती, न उसको अपने कमरे में आने देती, हमेशा गुस्से से बात करती रहती है। अब मित्रा भी इस मरिया को इग्नोर करने लगती है। उसके बाद जब मित्रा डिनर वगैरह करके सोने के लिए रेडी होती है तो मित्रा को दोबारा किसी की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। पहले मित्रा समझने लगती है कि मरिया की आवाज है,
लेकिन आवाज तो ऊपर वाले कमरे से आ रही होती है। मित्रा उस आवाज को फॉलो करते हुए सारे घर को ढूंढने लगती है, लेकिन इसको कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई आत्मा मित्रा को ही फॉलो कर रही है। दूसरे दिन मित्रा, कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर के बीच एक मीटिंग चलने लगती है। कॉन्ट्रैक्टर कहने लगता है कि सर, आपने हमको जितना बजट दिया उस बजट में सिर्फ बिल्डिंग बन सकती है, लेकिन आपने तो इसमें मंदिर और स्विमिंग पूल भी इन्वॉल्व किया। इन दोनों को आप लिस्ट से निकाल दीजिए सर, तभी तो पूरा काम बन पाएगा। बिल्डर भी उस कॉन्ट्रैक्टर से कहने लगता है ठीक है, ऐसा ही करेंगे। मित्रा कहने लगती है अरे सर, हमने ऑलरेडी कस्टमर से वादा किया कि हम सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। हम लोग स्विमिंग पूल, पार्किंग, मंदिर ये सब रखेंगे, लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ मैं प्लान करके आपको अपडेट करूंगी। उसके बाद जब मित्रा वापस अपने घर पर आती है तो मारिया के कमरे से कुछ रोने की आवाजें सुनाई देती है। जब मित्रा मारिया के कमरे पर जाकर देखती है तो मारिया के सर पर हल्का सा जख्म होता है। एक्चुअली मारिया को नींद में चलने की आदत होती है, इसलिए मारिया को ये जख्म हुआ। मित्रा फटाफट से डॉक्टर को बुलाकर मारिया का ट्रीटमेंट करवाने लगती है। बचपन में ही मारिया के माँ बाप गुजर जाने की वजह से मारिया के दिमाग में अभी भी वो सदमा बैठा हुआ है। इसी सदमे की वजह से मारिया को नींद में चलने की आदत पड़ गई। खराब मारिया जख्मी होने की वजह से मित्रा मारिया की बहुत केयरिंग करने लगती है। इस तरह से धीरे धीरे ये दोनों अच्छे खासे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। मारिया मित्रा को सॉरी भी बोलने लगती है। दूसरे दिन जब मित्रा वापस अपने ऑफिस पर जाती है तो मीटिंग के दरमियान में मित्रा को एक स्कूल ड्रेस पहने हुई लड़की नजर आती है। इस लड़की को देखकर मित्रा शॉक में रह जाती है और एक्चुअली यही लड़की इसके घर में भी नजर आई थी और उसी तरह उस बस स्टॉप पर भी। घर वापस आने के बाद जब मित्रा सोने की कोशिश करने लगती है तो इसके कमरे में दो आत्माएं नजर आती है, एक छोटी बच्ची की और एक औरत की। ये देखकर मित्रा बहुत डरने लगती है और मित्रा यही समझने लगती है कि ये सब कुछ इसका वहम होगा। दूसरे दिन मित्रा की फ्रेंड मित्रा के पास आने पर मित्रा अपने साथ जो हुआ वो अपनी फ्रेंड और मारिया को सुनाने लगती है और मित्रा को अभी भी शक होता है क्या वो सच में हकीकत थी या तो फिर इसका बुरा सपना। मित्रा की फ्रेंड कहने लगती है कि लगता है मित्रा इस घर में किसी की बुरी आत्मा है। मैं एक बंदे को जानती हूँ जो इस मामले में डीलिंग कर सकता है। एक्चुअली मित्रा भूत प्रेत में हरगिज़ यकीन नहीं करती, लेकिन फिर भी मित्रा की फ्रेंड विश्वा नाम के एक बंदे को मित्रा के घर पर लाती है जो सम काइंड ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट होता है। विश्वा सारे घर को घूमकर अच्छे से चेकिंग करने लगता है, लेकिन विश्वा को कोई नेगेटिव एनर्जी का एहसास नहीं होता। यही बात जब विश्वा मित्रा को बताने ही वाला होता है तो उसी वक्त मित्रा के पीछे दो आत्माओं को देखता है विश्वा समझ जाता है कि एक्चुअली इस घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी तो मित्रा के आसपास ही घूम रही है। लेकिन ये बात मित्रा को नहीं बताता। मित्रा से पूछने लगता है कि ऐसे हादसाएं तुमको कब से स्टार्ट हुई। मित्रा याद करके विश्वा से कहने लगती है कि एक्चुअली एक दिन मैं कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए साइट पर गई थी। उस वक्त मुझे बहुत लेट हो गया था तो मैं एक पुराने बस स्टॉप पर जाकर अपने फ्रेंड का इंतजार करने लगी। तो वहाँ पर मुझे एक औरत रोती हुई नजर आई, लेकिन दोबारा गायब हो गई। तब से लेते हुए मुझे किसी की रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। विश्वा कहने लगता है ठीक है, मुझे वो बस स्टॉप दिखाओ। सो मित्रा अपनी फ्रेंड और विश्वा को लेकर उस बस स्टॉप पर जाने लगती है। ये बस स्टॉप देखकर मित्रा शॉक में रह जाती है, क्योंकि ये बस स्टॉप कुछ अलग ही लेवल का होता है, मतलब बहुत ही नया होता है। उस रात जिस तरह से इसको नजर आया था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। मित्रा की फ्रेंड भी कहने लगती है अरे मित्रा, मैंने तुमको यही से पिकअप किया। मित्रा कहने लगती है कि इसी प्लेस पर ये सारी घटनाएं हुई, वर्कर्स का ऊपर से नीचे गिरना और मेरे साथ। पहले इस प्लेस की हिस्ट्री के बारे में पता करना होगा कि पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था। उसके बाद मित्रा और उसकी रिपोर्टर फ्रेंड उस प्लेस के बारे में इंक्वायरी करना स्टार्ट करते हैं कि उस जगह पर पहले क्या था, क्या उस बस स्टॉप के पास कोई हादसा पेश आया था। तो मित्रा को कुछ बातें पता चलती है। वो ये कि इन द ईयर ऑफ 1992 में उस बस स्टॉप के पास एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में 3 भाई मर चुके होते हैं एक साथ। मित्रा समझने लगती है कि जिसका मतलब इस हादसे का और उस प्लेस का कोई न कोई कनेक्शन जरूर होगा। अपने फ्रेंड से ये पता करने के लिए कहती है कि जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो जगह पहले किसके नाम पर थी। थोड़ा बहुत इंक्वायरी के बाद मित्रा को ये बात पता चलती है कि 1992 के पहले वो प्लेस एक औरत के नाम पर थी और उसी तरह 1992 के पहले उसी घर के आसपास एक छोटा सा मंदिर भी होता है। मित्रा उस औरत के बारे में और पता करने के लिए एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के पास जाती है। वो पुलिस ऑफिसर मित्रा से कहने लगता है कि 1992 से पहले उस जगह पर एक औरत और उसकी बच्ची रहा करती थी। वो घर उनका पुश्तैनी घर था। उस औरत का पति कब का दुनिया से चल बसा था। वो औरत अपनी बेटी श्वेता के साथ उस घर में हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी और एक्चुअली वो घर बहुत ही बड़ा होता है और उसी घर के पास एक छोटी सी मंदिर भी होती है
वो औरत और उसकी बच्ची हमेशा उस मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते रहते हैं। इसी दरमियान में उस औरत की जिंदगी में रामू नाम का एक बंदा आता है। मतलब स्टार्टिंग में रामू और उस औरत के बीच अच्छी खासी दोस्ती होती है। बाद में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी भी करने वाले थे। एक दिन रामू उस औरत से कहा था कि हम ये सारी प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी जगह पर जाकर हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। तो वो औरत रामू की बात सुनकर अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन बाद में वो रामू इस औरत की सारी प्रॉपर्टी लेकर भाग गया। मतलब वो रामू प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए ही उस औरत के साथ प्यार करने का नाटक किया। प्रॉपर्टी हाथ से जाने के बाद वो औरत बहुत ही डिप्रेशन में चली गई और एक दिन अपनी बेटी के साथ आत्महत्या कर लिया। उस वक्त यही रिटायर्ड पुलिस वाला उस केस को डील किया था। खैर ये होने के बाद उसी रात इस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद इसकी बॉडी भी फ्रीज होकर इसकी मौत हो जाती है, जिस तरह से मित्रा के फादर की हुई थी। दूसरे दिन जब यह बात मित्रा को पता चलती है तो मित्रा शॉक में रह जाती है। कहने लगती है कि मेरे पिताजी की भी इसी तरह की मौत हुई थी, जिसका मतलब इन हादसों का और मेरे पिताजी के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर होगा। अब इसी मूवी के दरमियान में मित्रा और विक्रम की भी अच्छी खासी दोस्ती होने लगती है। विक्रम और अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि पहले हम लोगों को उस रामू के बारे में पता करना होगा जो पैसे लेकर भाग गया था। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन लोगों को उस वक्त पोस्टमार्टम करने वाला एक डॉक्टर के बारे में पता चलती है। मित्रा, उसके फ्रेंड और विश्वा उस डॉक्टर के पास जाकर रामू के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। इस डॉक्टर से मित्रा को ये बात पता चलती है कि जब वो रामू पैसे लेकर भाग रहा था तो उसी दिन पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। वो जेल भी चला गया। उसी जेल में रामू की मुलाकात रवि नाम के एक बंदे से हुई। कुछ सालों के बाद रामू और रवि एक ही साथ जेल से बाहर आए। उस वक्त रवि रामू को अपनी नेटिव प्लेस कोडाईकनाल को ले गया। तो बाद में ये सारे लोग कोडाईकनाल पर जाने लगते हैं उस रवि के बारे में पता करने के लिए। कुछ लोगों से पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि रवि तो कब का इस दुनिया से चल बसा। ये तीनों रवि के रिश्तेदारों के पास जाकर रामू के बारे में पूछने लगते हैं कि जब रवि जेल से रिहा हुआ तो अपने साथ रामू को भी लेकर आया था। रवि के रिश्तेदार कहने लगते हैं कि हम तो उस रामू के बारे में नहीं जानते, लेकिन रवि का एक चहेता फ्रेंड यहाँ पर रहता है जिसका नाम है जॉर्ज, शायद उसे पता होगा। उसके बाद मित्रा की फ्रेंड और विश्वा उस रामू के बारे में इंक्वायरी करना स्टार्ट करते हैं। मित्रा अकेले ही उस जॉर्ज के घर के बारे में पता करके उससे मिलने के लिए जाती है। पूछने लगती है कि जब आपका फ्रेंड रवि जेल से रिहा हुआ उसके साथ रामू नाम का एक बंदा भी था, क्या आप उस रामू के बारे में कुछ जानते हो? अब रवि से पूछताछ करने के लिए तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जॉर्ज पूछने लगता है आप क्यों उस रामू के बारे में जानना चाहते हो? मित्रा उन सारे हादसों के बारे में इस जॉर्ज को बताने लगती है। मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पर कितने लोगों की जान जाने वाली थी और इसी तरह शायद इस केस की वजह से ही इसका फादर भी मर गया। अब 2 आत्माएं इसके पीछे लगी है। जब तक रामू नजर नहीं आता तब तक वो 2 आत्माएं शायद शांत नहीं होंगी। और इसी तरह मेरे पिताजी की मौत कैसे हुई मैं ये भी जानना चाहती हूँ। प्लीज आप कुछ जानते हो तो मुझे बताइए। तो इस जॉर्ज को जो पता है वो मित्रा को बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। 1992 से पहले वो औरत अपनी बेटी श्वेता के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहने लगी थी। उसका पति तो कब का दुनिया से चल बसा। इसी दरमियान में एक दिन 3 भाई इस औरत के पास आकर एक डीलिंग करने लगते हैं कि आप इस घर को हमें बेच दीजिए, हम यहाँ पर एक बड़ा सा घर बनवाना चाहते हैं। ये औरत टोटली मना करने लगती है, नहीं आप मुझे जितना भी पैसे दोगे मैं ये घर बेचने नहीं वाली हूँ, यह हमारा पुश्तैनी घर है और उसी तरह इस घर के पास हमारी देवी माँ का मंदिर है। खैर उसी एरिया में रामू नाम का एक बंदा भी रहता है। वो रामू धीरे धीरे उस बच्ची से और उस औरत से दोस्ती करने लगता है और यही दोस्ती प्यार में भी बदल जाती है। रामू, वो औरत और श्वेता अच्छी खासी अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। एक दिन रामू उस औरत से शादी करने की बात करता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। यह सुनने के बाद वो औरत खुश होकर शादी के लिए राजी भी हो जाती है कि श्वेता को बाप की कमी नहीं होगी। एक दिन जब रामू और वो औरत क्लोज होने की कोशिश करने लगते हैं उसी वक्त वो 3 भाई दोबारा उस औरत के घर पर आते हैं। कहने लगते हैं अच्छा तो तुम इस बंदे के साथ गुलछरे उड़ा रही हो, लगता है बिना शादी के सब कुछ हो चुका है तुम्हारे दोनों के बीच। वो औरत उन तीनों भाइयों को डांटने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं और तुम कौन होते हो पूछने वाले। उसी वक्त रामू अपनी असलियत दिखाने लगता है। एक्चुअली रामू इन्हीं लोगों में से एक बंदा होता है। ये चारों लोग श्वेता को मारने की धमकी देकर प्रॉपर्टी पेपर्स पर सिग्नेचर करवाने लगते हैं। वो औरत रामू को बहुत गालियां देने लगती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम मुझे धोखा देने लगे। पेपर्स पर सिग्नेचर लेने के बाद ये चारों लोग माँ बेटी को मार देते हैं।
यह होने के बाद बड़ा भाई एक पुलिस वाले को बुलाकर यही सारा मामला समझाने लगता है और ये भी कहने लगता है कि ये केस हम पर ना आए, ऐसा तुम अरेंजमेंट कर लो। ये पुलिस वाला वही होता है जो फ्रीज होकर मर गया। सो ये पुलिस वाला उस बड़े भाई से रिश्वत हासिल करके उस माँ बेटी की लाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाकर दे देता है। वहाँ के डॉक्टर से कहने लगता है कि ये 2 डेड बॉडीज को भी अननोन डेड बॉडीज के नीचे डाल दो। ये सब कुछ होने के बाद वो 3 भाई मित्रा के फादर को अपने पास बुलाकर प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाने लगते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। लेकिन इन प्रॉपर्टी पेपर्स में से श्वेता की सिग्नेचर मौजूद नहीं होती। मित्रा का फादर कहने लगता है अरे ये डॉक्यूमेंट्स तो पूरे नहीं है। बड़ा भाई कहने लगता है अरे सर एक्चुअली वो माँ बेटी पेपर्स पर सिग्नेचर करके दूसरे कंट्री पर चले गए, प्लीज आप ये थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना। मतलब मित्रा के फादर को इनके कांड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सो मित्रा का फादर पेपर्स वगैरह बनवाकर सारी प्रॉपर्टी उन 3 भाइयों के नाम कर देता है। खैर ये होने के बाद उस माँ बेटी की आत्मा 2 भाइयों को एक्सीडेंट में मरवा देती है और इसी तरह उस बड़े भाई को भी मार देती है गला दबाकर। फाइनली जब वो उस औरत की आत्मा रामू को मारने की कोशिश करने लगती है तो उस वक्त वो रामू मंदिर के पास होने की वजह से मार नहीं पाती। रामू को जो पैसे मिले होते हैं वो पैसे लेकर भाग जाता है। लेकिन इसी दरमियान में कुछ पुलिस वाले इस रामू को गिरफ्तार करके जेल भिजवा देते हैं। इस तरह से इस जॉर्ज को जो पता है वो मित्रा को बताते रहता है। इसी दरमियान में मित्रा की फ्रेंड मित्रा को रामू की फोटो भेजने लगती है। तो ये फोटो देखकर मित्रा शॉक में रह जाती है। ये फोटो और किसी की नहीं जॉर्ज की ही होती है। मित्रा इस जॉर्ज से पूछने लगती है क्या तुम ही रामू हो? तो वो रामू हल्के से मुस्कुराते हुए मित्रा से कहने लगता है हाँ मैं ही रामू हूँ, और वैसे तुम कौन हो? मित्रा अपने पिताजी के बारे में बताने लगती है। जो एडवोकेट उस केस में मदद की उसकी बेटी हूँ मैं। रामू कहने लगता है कि जेल से बाहर आने के बाद मैंने एक तांत्रिक की मदद से उस माँ बेटी की आत्मा को उसी मंदिर के नीचे कैद कर दिया था। जब तक वो मंदिर वहाँ पर होगी वो 2 आत्माएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मित्रा कहने लगती है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पर उस मंदिर को तोड़ दिया गया है। अब वो 2 आत्माएं बाहर आ चुकी है और इसी वजह से मेरे पिताजी की मौत हुई, उस पुलिस वाले की मौत हुई और उस डॉक्टर की भी मौत हो चुकी है। अब तुम्हारी बारी है रामू। उसी वक्त रामू को मित्रा के पीछे वो 2 आत्माएं नजर आती है। डर के मारे रामू जंगलों की तरफ भागने लगता है, लेकिन रामू ज्यादा दूर नहीं भाग पाता। वो 2 आत्माएं इसकी बॉडी को भी फ्रीज करके मार देते हैं। एक्चुअली वो 2 आत्माएं मित्रा के जरिए से रामू के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों आत्माओं को रामू के बारे में पता नहीं था। अब वो 2 आत्माएं गलती से मित्रा के फादर को भी मार चुके होते हैं। फाइनली मित्रा को सॉरी बोलकर वो 2 आत्माएं शांत हो जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।